हम IAS 16 शुरू कर रहे हैं, जहां पर हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट एक्चुअली में होता क्या है, इसका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है, कौन से अमाउंट्स इसमें ऐड होते हैं, कौन से अमाउंट इसमें ऐड नहीं होते, अकाउंटिंग कैसे करनी है, रिवैल्यूएशन कैसे करना है, रिवैल्यूएशन करने के बाद में P&L और OCI कैसे इंपैक्ट होंगे, रिवैल्यूएशन करने के बाद में डेप्रिसिएशन किस पर रिकॉर्ड करना है, बुक वैल्यू पर, कैरिंग अमाउंट पर या फिर फेयर वैल्यू पर। ठीक है, इसके बाद में अगर कुछ कंपाउंड असेट है, कॉम्प्लेक्स असेट है, तो उस पर डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे हम अमाउंट को बैलेंस शीट में शो करते हैं। ये कुछ टॉपिक्स है जिस पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। चलो शुरू करते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सिंपली एक टैंजिबल असेट है, ऐसी असेट जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। ओके, दैट इज फिजिकली प्रेजेंट, दैट कैन बी सीन एंड टच्ड। टैंजिबल असेट है, फिजिकल प्रेजेंस है जिसका, जो कि काम आ रही है फर्दर प्रोडक्शन में ऑफ गुड्स या फिर फर्दर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। वो बिजनेस में काम आ रही है और वो हेल्प करती है आगे चीजें बनाने में। एग्जाम्पल, एक मशीनरी है और आपकी मान लेते हैं टॉफी फैक्ट्री है, तो आप टॉफीज बना रहे हैं, चॉकलेट्स बना रहे हैं उससे, तो आपके पास एक मशीन है जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प कर रही है या फिर सप्लाई ऑफ सर्विसेज में हेल्प करती है। फॉर रेंटल टू अदर्स, एग्जाम्पल आपका बिजनेस है और मेन बिजनेस ही क्या है, रेंट कमाने का। एग्जाम्पल, आपके पास 10 इनोवा कार्स है और आप उसको टूरिस्ट को आप हायर पे देते हैं, आप रेंट पर चढ़ाते हैं। आपके पास मान लो 20 ट्रक्स है और आप उसे हायर पे चढ़ाते रहते हैं। आपका काम ही क्या है, उन ट्रक्स का किराया वसूलना। अगर मेन बिजनेस एक्टिविटी किराए की है, रेंट कमाने की है, रेंट कलेक्ट करने की है, तो वो आपके बिजनेस में काम फॉल करेगा। अगर आप उस पर्टिकुलर असेट को ऑफिस के पर्पस के लिए काम ले रहे हो, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए काम ले रहे हो, जैसे आपने उस पर हेड ऑफिस खोल लिया, अगर बिजनेस के लिए काम ले रहे हैं मोर देन वन पीरियड के लिए, वो आपके पास है, एक्सपेक्टेड टू बी यूज ड्यूरिंग मोर देन वन पीरियड, तो इस केस में आप बोलेंगे कि ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। क्या है ये? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है और ये IAS 16 के हिसाब से फॉल करता है। IAS 16 में फॉल करेगा, IAS 16 के हिसाब से आप रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, रिकॉग्निशन मतलब सबसे पहली बार एक जर्नल एंट्री पास करना और एक असेट को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करने को हम कहते हैं रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। क्या कहते हैं? रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। रिकॉग्निशन मतलब जब भी ये चीजें फुलफिल होगी, जो टर्म्स एंड कंडीशंस है फुलफिल होगी, तभी आप एक लॉन्ग टर्म असेट को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हो, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हो और बता सकते हो कि ये एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। आप जर्नल एंट्री पास करोगे, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट टू बैंक, करेक्ट? तो ये जर्नल एंट्री आप तभी पास कर सकते हो जब रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट होता है। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है? इसमें 2 पॉइंट्स दे रखे। जब भी आपको प्रोबेबिलिटी है, आपको एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे, फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे, आपको आने वाले समय में आपको लग रहा है कि अगर ये असेट खरीदा तो इसका कुछ तो इकोनॉमिक बेनिफिट होगा एंटिटी को, और एंटिटी इज द वन एसोसिएटेड विद द असेट विल फ्लो टू द एंटिटी। मान लो एक मशीन लगाई, उससे 1 लाख रुपए कमाए। अब एंटिटी जिसने ये मशीन खरीदी है और जो ये मशीन को यूज कर रही है बिजनेस में, उस एंटिटी के पास में ये हक होना चाहिए कि वो इस पर्टिकुलर प्रॉफिट्स को अपने पास रखे। ऐसा नहीं है कि जाकर सेलर को जाकर रीइंबर्स कर रहे हैं, नहीं, तो फिर वो प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप हो जाएगा। ओके, तो हमने बोला प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, हाई चांसेस होने चाहिए कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे और वो बेनिफिट्स एंटिटी को मिलेंगे। एंटिटी के पास ये हक है कि वो ये बेनिफिट्स को कलेक्ट करे। ठीक है, एंड मतलब प्लस, इसके अलावा ये जरूरी है कि कॉस्ट को आसानी से कैलकुलेट किया जा सके। अब आप मानते हैं क्या मेरी बात कि जर्नल एंट्री पास आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास कोई वैल्यू है, बिना कोई अमाउंट के आप जर्नल एंट्री पास नहीं कर सकते। करेक्ट? आप अपनी एसेट को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते जब तक आपके पास वैल्यू नहीं है। तो हमने बोला फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होने चाहिए, वो एंटिटी के पास फ्लो करने चाहिए और कॉस्ट को रिलायबली मेजर करना चाहिए,
तभी आप उस असेट को बुक्स में एंट्री की तरह पास कर सकते हैं और पहली बार रिकॉग्नाइज कर सकते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। टैंजिबल एसेट बिजनेस के काम आ रही है, लॉन्ग टर्म है, मोर देन वन पीरियड यूज होगी, तो आप बोलेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। जर्नल एंट्री तब पास करेंगे जब इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे, एंटिटी का हक बनता है उसे कलेक्ट करना, और इसके अलावा एंटिटी उसे आसानी से कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकती है। गिव मी अ क्विक थम्स अप, आर वी गुड टिल हियर? क्या हमें समझ आ रहा है यहाँ तक? कोई भी तरीके का डाउट है तो अनम्यूट कर कर पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे हम कॉस्टिंग की तरफ। कॉस्ट क्या है? परचेज प्राइस ऐड होगा, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। हम बात करते हैं ट्रेड डिस्काउंट की और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट मिलता है जब आप बल्क परचेज करते हैं, ओके, रिसीव्ड ऑन बल्क परचेज। जब आप बल्क सेल कर रहे हैं, बल्क परचेज कर रहे हैं, तो आपको ये मिल सकता है डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज रिसीव्ड ऑन बल्क परचेज, वेयरएज कैश डिस्काउंट रिसीव होता है रिसीव्ड ऑन सेटलमेंट। मान लो आपने एग्जाम्पल कुछ मशीन खरीदी और 3 महीने का क्रेडिट पीरियड है, तो आपको सेलर बोलेगा अगर आपने 2 महीने में पेमेंट कर दिया तो हम आपको एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट देंगे। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो ट्रेड डिस्काउंट परचेज के वक्त मिलता है, कैश डिस्काउंट जब आप फाइनली सेटल करते हैं तब मिलता है। अब कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट को तो आपको डिडक्ट करना है अलाउड एडजस्टमेंट, मतलब कि यू हैव टू डिडक्ट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ असेट। वेयरएज कैश डिस्काउंट है अगर, तो कैश डिस्काउंट को आप सेटलमेंट के वक्त करेंगे। ठीक है, तो यहां पर बोल रहे हैं डिसअलाउड एडजस्टमेंट, डिसअलाउड एडजस्टमेंट, आप इसे नहीं डिडक्ट करेंगे। डू नॉट डिडक्ट, डू नॉट डिडक्ट while calculating cost of asset। तो एग्जाम्पल मान लेते हैं आपने 1 लाख का गुड्स खरीदा या असेट खरीदी और 1 लाख पे आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है 10%, तो आप वो 10% को डिडक्ट करेंगे और 1 लाख की जगह 90,000 पर दिखाएंगे। वहीं पर आपको कैश डिस्काउंट मिल रहा है 5,000 का, तो वो आप 5,000 डिडक्ट नहीं करेंगे, इंस्टेड आपकी असेट को आप पूरे के पूरे 90,000 पर ही दिखाएंगे। क्लियर है? कैश डिस्काउंट है एग्जाम